उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों की किस्मत अगले 5 वर्षों के लिए तय हो चुकी है। लेकिन सोमवार शाम को अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल सामने आए। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार वापसी करते हुए दिख रही है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो यूपी की 403 सीटों में से बीजेपी 228 से 244 सीटों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं देवभूमि की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 35 सीटें और बीजेपी को 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं एग्जिट पोल्स के हिसाब से बसपा यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राज्य में 1 सीट मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि राज्य में जादुई आंकड़ा 36 है। दूसरी ओर बात करें पंजाब की तो राज्य में एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन सकती है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 25 सीट, आप को 56, बीजेपी गठबंधन को 10 और अकाली दल गठबंधन को 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारत के पूर्वोत्तरी राज्य मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। हालांकि वो सत्ता के जादुई आंकड़े से दूर है। एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें, नेशनल पीपल्स पार्टी को 12 सीटें और नगा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और तृणमूल कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि इस बार के 5 राज्यों के चुनाव में हर पार्टी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में जहां बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिखाई दे रही है, तो वहीं पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। इन सबसे इतर गोवा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है। ऐसे में किस पार्टी का कौन सा नेता बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो बस अब देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें जनादेश पर टिकी हुई हैं। इस बार के चुनावों में सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरे प्रदेश में अलग अलग जुमलों से सभाओं में समा बांधा। कई मुद्दों पर माहौल भी गरमाया, लेकिन एक दूसरे के सियासी जुबानी जंग के लिए ये चुनाव याद किया जाएगा। वहीं अब सभी चरणों के मतदान के बाद एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 228 से 244 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी को 13-21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो अवध में बीजेपी की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अवध क्षेत्र में बीजेपी 77 से 81 सीटें जीत सकती है। सपा सिर्फ 33 से 37 सीटें ही जीत पाएगी। यहां बसपा को 2 से 4 और कांग्रेस को 1 या 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अवध में बीजेपी बड़ा बहुमत हासिल कर सकती है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ कुल 19 सीटें हैं। इनमें से 14 से 18 सीटों पर बीजेपी को विजय मिल सकती है। सपा ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें जीत सकती है। सर्वे के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि सपा को 1 भी सीट इस क्षेत्र में न मिले। दूसरी ओर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 70 से 74 सीटें जा सकती हैं। यहाँ सपा को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बसपा को 6 से 8 सीटें और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में 136 सीटों में से बीजेपी 67 से 71 सीटें जीत सकती है। सपा के खाते में 59 से 63 सीटें, बसपा को 5 से 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है।
एबीपी सी वोटर के पिछले साल एग्जिट पोल की बात करें तो 2017 के पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाया गया था, जो कि पूरी तरह से सच साबित हुआ। साल 2017 के एबीपी और सी वोटर के अलग अलग सर्वे में बीजेपी को औसतन 160 से 176 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 141 से 169 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी। उस लिहाज से इस बार बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 54 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस लिहाज से सपा को इस बार 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। जनता का जनादेश ही बताएगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनी। रूस और यूक्रेन में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के कई शहरों में संघर्ष जारी है और लगातार बमबारी हो रही है। जंग की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहां फंसे भारतीयों को भी निकाला जा रहा है, लेकिन यूक्रेन के सुमी में अभी भी 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो निकलने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय छात्रों ने एक वीडियो शेयर कर अपनी आप बीती सुनाई। गौरतलब है कि रूस की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर सुमी में दोनों देशों की सेनाओं में भारी संघर्ष हो रहा है। बमबारी और गोलीबारी लगातार हो रही है। सरकार यहां फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं यहां फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया था। फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बसें पहुंच चुकी थीं। घंटों इंतजार के बाद छात्र बस में सवार होने ही वाले थे कि तभी सीज फायर टूट गया और छात्रों को फिर से बंकरों में जाने की सलाह दी गई। वहीं इस मामले पर रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि आगामी मानवीय संकट पर फौरन ध्यान देना चाहिए। यूएनएससी की एक ब्रीफिंग में भारत के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा, भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से हमारे बार बार अपील के बावजूद सुमी में फंसे हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से की गई बातचीत को याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मुखियों से फिर से बात की थी और भारत के फौरन युद्ध विराम और दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता को दोहराया था। बता दें कि रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ सुमी के साथ साथ कई इलाकों में मानवीय गलियारों को खोलने की बात कही थी। हालांकि रूस ने इसके बीच ही यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर दिया, जिससे कई भारतीय छात्र वहां फंस गए हैं। कोरोना संकट की वजह से पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगी हुई है, लेकिन अब एक बार फिर 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू होने जा रही हैं। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद सरकार ने इंटरनेशनल यात्री विमान सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि डीजीसीए ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए 23 मार्च 2020 को भारत से इंटरनेशनल कॉमर्शियल यात्री विमान सेवाओं को निलंबित कर दिया था। लेकिन अब वैक्सीनेशन अभियान में तेजी और कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श करने और कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एयर बबल सिस्टम को भी उस दिन से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस ढील के साथ सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि सभी घरेलू और विदेशी एयरलाइनों को कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार ने विदेशी यात्रियों को भारत आने पर क्वारंटीन होने के नियम को पहले ही खत्म कर दिया है। हालांकि विदेशी यात्री के लिए जरूरी टीकाकरण पहले की ही तरह जरूरी होगा।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.